को अपना सबसे खतरनाक हथियार अब निकालना पड़ेगा। अगर पुतिन को यूक्रेन से आगे का युद्ध लड़ना है तो वो दिन अब करीब आ रहे हैं। ये बात पुतिन को समझ आ गई है, क्योंकि इस वक्त रूस के सामने परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के साथ बढ़ते तनाव को लेकर 2 परमाणु पनडुब्बी रूस के करीब तैनात करने के आदेश दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मेदवेदेव के एक बयान के बाद कहा कि अमेरिका रूस के परमाणु खतरों का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। मैंने रूस के नजदीक 2 न्यूक्लियर पनडुब्बियों को तैनात करने का आदेश दिया है, ताकि भड़काऊ बयान सिर्फ बयानबाजी तक ही सीमित रहे। ये हैं वो परमाणु पनडुब्बियां जो पुतिन के बहुत करीब रहकर न्यूक्लियर धमाके के लिए तैयार की जा रही हैं। ये परमाणु पनडुब्बियां कहां तैनात होंगी, इसके बारे में ट्रंप ने नहीं बताया, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बीच तनाव किस लेवल पर पहुंच रहा है, ये तस्वीरें इसकी गवाह बन रही हैं। ये अमेरिका की ओहायो क्लास की पनडुब्बी है, जिससे 24 ट्राइडेंट ICBM यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल फायर की जा सकती है। हर मिसाइल कई थर्मो न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस है और इसकी रेंज है 7,500 किलोमीटर। अमेरिका के पास ऐसी 18 परमाणु पनडुब्बियां हैं। ये पनडुब्बियां दिमित्री मेदवेदेव को डराने के लिए हैं। मेदवेदेव रूस के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और अब रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उप प्रमुख हैं। उन्होंने 31 जुलाई को कहा था कि ट्रंप को याद रखना चाहिए कि रूस के पास सोवियत दौर की परमाणु हमला करने वाली ताकत है। मेदवेदेव की इस बात ने ट्रंप को आग बबूला कर दिया। Oh yeah, well we had to do that. We just have to be careful. And a threat was made and we didn't think it was appropriate, so I have to be very careful. So I do that on the basis of safety for our people. A threat was made by a former president of Russia and we're going to protect our people. दरअसल पुतिन के खासम खास दिमित्री मेदवेदेव ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा था, हम इजराइल या ईरान नहीं हैं। ट्रंप की तरफ से दिया गया हर नया अल्टीमेटम युद्ध की धमकी माना जाएगा। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को याद दिलाते हुए कहा था कि रूस के पास सोवियत संघ के समय से परमाणु हमले डेड हैंड की क्षमता है। अब सवाल ये है कि पुतिन का डेड हैंड है क्या? सोवियत संघ के दौर में यानी 1980 के दशक में एक ऑटोमेटिक परमाणु रिटेलिएशन सिस्टम बनाया गया था। इसे ही डेड हैंड कहा जाता है। इसे पेरीमीटर सिस्टम भी कहते हैं। रूस की पूरी लीडरशिप के मारे जाने पर यह सिस्टम अपने आप परमाणु हथियार लॉन्च कर सकता है। यह सिस्टम अब भी एक्टिव स्टैंड बाय मोड में माना जाता है। मतलब अगर अमेरिका ने रूस पर हमला किया और रूस के नेता मारे गए, तब भी यह सिस्टम अमेरिका पर हमला कर देगा। अब ट्रंप और रूस के बीच अचानक खटास क्यों फैली, इसे भी जरा समझ लीजिए। दरअसल यूक्रेन पर पुतिन के हमले देखकर डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ गई है। कीव, खार्किव, सुमी, ओडेसा के बाद अब जापोरेजिया में हुए हमलों ने अमेरिका का नेटो वाला जमीर जगा दिया है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर और युद्ध वाले विकल्प चक्र को बार बार घुमाया और इसका फैसला आया युद्ध, क्योंकि पुतिन को बार बार अल्टीमेटम की बात कहकर ट्रंप ने कई तरह के भ्रम पैदा कर दिए। ट्रंप दिखाना चाहते थे कि अमेरिका अब किसी भी सूरत में यूक्रेन को बचाएगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की तारीख खींचकर युद्ध को चुना है। पनडुब्बी तैनात करने वाला फैसला यही साबित कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही साफ कह चुके हैं कि अब यूक्रेन को और हथियार भेजे जाएंगे, जबकि कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने यूक्रेन को अहम हथियारों की सप्लाई रोक दी थी। लेकिन जून के बाद जुलाई में रूस के ताबड़तोड़ हमलों ने बता दिया कि पुतिन ना ट्रंप की सुनेंगे न ज़ेलेंस्की पर रहम करेंगे। इसीलिए यूक्रेन अब रोजाना ड्रोन और मिसाइल के हमलों से दहल रहा है। पुतिन के हमले और तेज हो चुके हैं, लिहाजा ट्रंप को फाइनल कॉल लेनी पड़ी। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन को और हथियार भेजेगा। यूक्रेन को अपनी हिफाजत करने का पूरा हक है।
पूरी तरह बिखर चुके यूक्रेन के बाद पुतिन का एजेंडा क्या ट्रंप के हिसाब से चल रहा है? यूक्रेन में लगी आग बता रही है कि पुतिन अब आगे क्या करने वाले हैं। ओडेसा से लेकर खार्किव और सुमी से लेकर कैपिटल कीव तक हर शहर को जलाकर रूस ने अपना नया टारगेट सेट कर लिया है। 3.25 साल के युद्ध में शोलों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने 14 जुलाई को पुतिन को बहुत बड़ी वार्निंग दी थी। ट्रंप ने कहा था कि अगर 50 दिनों में युद्ध खत्म करने को लेकर डील नहीं हुई तो फिर रूस पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। 14 जुलाई से 50 दिन गिने जाएं तो ट्रंप ने पुतिन को 2 सितंबर 2025 तक का वक्त दिया। सवाल ये है कि क्या अब 2 सितंबर तक पुतिन यूक्रेन पर इतनी बमबारी कर देंगे कि यूक्रेन में रूस की जीत पक्की हो जाएगी? हालांकि बाद में ट्रंप ने पुतिन को 10 से 12 दिन का अल्टीमेटम भी दे दिया। ट्रंप की धमकियों के बीच पुतिन का इरादा साफ है। उन्होंने यूक्रेन से आगे के युद्ध के लिए अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। पुतिन ने 4 समंदरों में अपने सबसे खतरनाक जंगी जहाज रवाना करके बता दिया कि इस युद्ध को किस पैमाने पर ले जा सकते हैं। व्लादिवोस्तोक में रूसी ब्रिज के नीचे से गुजरता ये है रूस का एंटी सबमरीन शिप एडमिरल ट्रिब्यूट्स। इसी तरह रूस के और जहाज अलग अलग जगह इकट्ठा होते हैं और फिर नजर आता है पुतिन का बैटल ग्रुप जो रूस के दुश्मनों के शिकार पर निकला है। यह है पुतिन का जुलाई स्टॉर्म यानी जुलाई का तूफान जो अगस्त में अपना असर दिखा रहा है। अब अगस्त में पुतिन क्या करना चाहते हैं? पुतिन का इरादा क्या है? पुतिन का एजेंडा क्या है? पुतिन के इस तबाही मचाने वाले ऑपरेशन के बारे में और जानने के लिए इसकी ताकत समझ लीजिए। 150 जंगी जहाज जिसमें बहुत ही खतरनाक डिस्ट्रॉयर, मिसाइल बोट और कॉर्वेट शामिल हैं। 15,000 सैनिक जो पुतिन के ऑर्डर पर पूरे नेटो को तहस नहस करने का इरादा रखते हैं और वॉर जोन एक नहीं बल्कि 4 इलाकों में जंग एक साथ लड़ने का चैलेंज दे रहे हैं पुतिन। यूक्रेन में पुतिन की ड्रोन और मिसाइल ब्रिगेड लगातार हमले कर रही है। जुलाई के महीने में शायद ही ऐसा कोई दिन गुजरा है जब ज़ेलेंस्की का कोई शहर बड़े हमले से ना दहला हो। पुतिन की फोर्स ने ऐसे हमले किए हैं जिसका दर्द ज़ेलेंस्की पूरे यूरोप में बांटना चाहते हैं। यूक्रेन में पुतिन के हमलों के बाद ऐसी ही तबाही नजर आती है और तस्वीर बता रही है कि पुतिन अब क्या करने वाले हैं, क्योंकि ड्रोन और मिसाइल धमाकों के बाद यूक्रेन के शहर वैसे ही नजर आते हैं जैसे इजराइल की बमबारी के बाद गाजा नजर आता है। पुतिन ने यूक्रेन पर हमले करके बता दिया कि अब वो नेटो तोड़ युद्ध की शुरुआत कर चुके हैं। यूक्रेन में पुतिन के हर हमले की तस्वीर बता रही है कि रूस का एजेंडा अब ट्रंप के ख्वाब तोड़ देगा। चौथे साल में चल रहे युद्ध में पुतिन अब यूक्रेन को आगे बिल्कुल भी बख्शना नहीं चाहते। हर हमले के साथ उनकी फायर पावर लगातार बढ़ती जा रही है और यूक्रेन में अब तक 12,000 से ज्यादा लोगों का खून बहा चुकी है। यूक्रेन के हर बड़े शहर को पुतिन की मिसाइल और कामिकाज़े ड्रोन दहला रहे हैं और उन्हें रोकना अब ज़ेलेंस्की के बस की बाहर की बात हो चुकी है। यूक्रेन से आगे के खतरे को रोकने के लिए पुतिन तैयार हैं। रूस के इतने जहाज एक साथ एक जगह देखकर डोनाल्ड ट्रंप से लेकर नेटो हर राष्ट्राध्यक्ष सोच रहा है कि अगर पुतिन ने अपनी पूरी पावर दिखा दी तो बचने का रास्ता क्या होगा, क्योंकि पुतिन की इस जंगी फॉर्मेशन में पनडुब्बी भी है। इसमें बॉम्बर विमान भी हैं जो हजारों किलोमीटर दूर जाकर परमाणु अटैक कर सकते हैं। इसमें 2 ही विमान भी हैं जो दुश्मन की नौसेना का सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही पता लगा सकते हैं और इसमें लॉन्ग रेंज मिसाइल फायर करने वाले जहाज भी शामिल हैं जो हजारों किलोमीटर दूर से तबाही मचा सकते हैं।
प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, बाल्टिक सागर और कैस्पियन सागर, दुनिया में इन 4 इलाकों में पुतिन ने बहुत ही खतरनाक युद्धाभ्यास किया है और इसका नाम रखा जुलाई स्टॉर्म, यानी जुलाई का तूफान। जुलाई में पुतिन ऐसा तूफान मचाना चाहते हैं जिसकी धमक दुनिया के सबसे बड़े पावर सेंटर यानी अमेरिका तक सुनाई दे, जिसकी धमक देखकर पूरा यूरोप पनाह मांगे और जिसमें एक इशारे पर पुतिन का सबसे बड़ा वॉर एजेंडा लागू हो जाएगा। पुतिन के जुलाई वाले तूफान में 120 विमान भी शामिल हैं, जो लॉन्ग रेंज बॉम्बिंग कर सकते हैं, जो परमाणु हमला कर सकते हैं और दुश्मन की परमाणु पनडुब्बियों को डुबाकर समंदर की गहराई में उसकी कब्र तैयार कर सकते हैं। इसमें एक तरफ है पुतिन का टर्बो प्रॉप इंजन वाला परमाणु बॉम्बर Tu-95 और दूसरी तरफ है IL-38 टोही विमान, जो आसमान में उड़ते हुए दुश्मन की पनडुब्बियों का शिकार करना जानता है। ये दोनों विमान पुतिन के सबसे भरोसेमंद विमानों में से एक हैं। उनके स्ट्राइक मिशन के सबसे बड़ी ताकत भी माने जाते हैं। इस युद्धाभ्यास में पुतिन ने लॉन्ग रेंज वाले हथियार भी शामिल किए हैं, जो ऐसे ही विमानों और जंगी जहाजों पर तैनात किए गए हैं जो दुनिया के किसी भी कोने में कोहराम मचा सकते हैं। ये बात डोनाल्ड ट्रंप और उनके यूरोप वाले दोस्त बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ज़ेलेंस्की तो ऐसे हथियारों से पिछले 3.5 साल से जूझ रहे हैं और यूक्रेन की तबाही भी देख रहे हैं। पुतिन ने कोस्टल मिसाइल सिस्टम भी तैनात किए हैं, जो दुश्मन के जंगी जहाजों को रूस के तटों से दूर रखेंगे। तूफान मचाने वाले इस युद्धाभ्यास से रूस का मैसेज बिल्कुल साफ है। वो फौज की तेजी से तैनाती, एंटी सबमरीन ऑपरेशन, तटों की सुरक्षा और शिपिंग लेन की हिफाजत, इन 4 मुद्दों पर काम कर रही है। लेकिन पुतिन का असली एजेंडा कुछ और ही है और वो है पावर प्रोजेक्शन और इसी के जरिए दुश्मन को रूस से दूर रखना। रूस के पास दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नौसेना है। आंकड़ों के हिसाब से पहले नंबर पर चीन है, क्योंकि उसके पास करीब 400 जंगी जहाज हैं। दूसरे नंबर पर अमेरिका है, उसके पास 350 जहाज हैं। लेकिन 12 एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका को दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना बना देते हैं। और वहीं रूस, जिसके पास 300 जहाज हैं, लेकिन उसकी 60 पनडुब्बियां और बड़े बड़े मिसाइल क्रूजर अमेरिका को लगातार चुनौती देते रहते हैं। एक तरफ यूक्रेन की जमीन पर तबाही और दूसरी तरफ समंदर को चीरकर आगे बढ़ते हुए पुतिन के जहाज। पुतिन का डबल धमाका देख करके रूस के दुश्मन बहुत भ्रम की हालत में हैं। यूक्रेन को नए हथियार देकर के वो पुतिन को घेरना चाहते हैं, लेकिन पुतिन का समुद्री तूफान देखकर सबको एहसास हो रहा है कि शिकारी के सामने अब खुद शिकार बनने का खतरा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर ट्रंप हमेशा कमजोर पड़ते नजर आते हैं। वो दिमित्री मेदवेदेव को लेकर चाहे कितने भी आक्रामक क्यों ना हो, लेकिन यूक्रेन को लेकर वो पुतिन पर सीधे हमले से बचते रहे हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था, मेरी पुतिन के साथ फोन पर अच्छी बातचीत होती है, लेकिन इसके कुछ घंटे बाद ही रूस ने यूक्रेन पर हमले शुरू कर दिए। ट्रंप ने कहा था कि वो इससे निराश हैं। फिर भी पुतिन ऐसे इंसान हैं जिसके साथ वो अच्छा तालमेल बना सकते हैं। सवाल ये है कि तालमेल के बाद ऐसा क्या हुआ कि अब परमाणु पनडुब्बी तैनात करने की नौबत आ गई। दुनिया के दूसरे बड़े वॉर जोन में अब लगता है बहुत जल्द तुर्की शामिल हो सकता है। तुर्की की खुफिया एजेंसी ने इजराइल को लेकर के एक ऐसा अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद वहां के राष्ट्रपति एर्दोआन ने अपनी सेना को अलर्ट कर दिया है। गाजा में आ रही तमाम ऐसी तस्वीरें जो भुखमरी की भयानक दर्द को दिखाती है, इसे लेकर तुर्की अब आक्रामक है। सवाल यह है कि क्या इजराइल के सामने ईरान और तुर्की का अब डबल फ्रंट तैयार हो चुका है?
गाजा में लाखों भूखे लोगों के लिए 57 टन सामान आसमान से गिराया गया। ये ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। पैराशूट के जरिए आसमान से गिरता खाने का सामान समतल हो चुके गाजा में गिरता है और फिर उस पर टूट पड़ते हैं सैकड़ों हजारों लोग जो किसी भी तरह अपने परिवार तक ये सामान ले जाना चाहते हैं। गाजा को लेकर अब इजराइल के दो दुश्मनों के सब्र का बांध टूटता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम एशिया में इजराइल बनाम ईरान और अब तुर्की का तनाव करवटें ले रहा है। एक तरफ है नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप, क्या दूसरी तरफ होंगे खामेनी और एर्दोआन? एर्दोआन के ऑर्डर पर 2023 में कायम की गई तुर्की की नेशनल इंटेलिजेंस एकेडमी, जिसे MIA भी कहा जाता है, उसकी एक रिपोर्ट ने इजराइल ही नहीं अमेरिका तक में हलचल मचा दी है। इस रिपोर्ट में इजराइल को लेकर ऐसी बात का जिक्र है जिससे नेतन्याहू को बड़ा तनाव देने की तैयारी शुरू हो गई है। तुर्की की नेशनल इंटेलिजेंस एकेडमी की रिपोर्ट का शीर्षक है 12 दिन का युद्ध और तुर्की के लिए सबक। इस रिपोर्ट में वार्निंग दी गई है कि अगर ईरान और इजराइल के बीच युद्ध फिर शुरू होता है तो तुर्की को नई रणनीति तैयार करनी होगी। रिपोर्ट में लिखा है कि तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री अब विदेशी खुफिया एजेंसियों का टारगेट बन सकती है। रिपोर्ट में लिखा है कि ईरान में इजराइल के खुफिया नेटवर्क की वजह से उसे युद्ध की शुरुआत में ही बड़ी कामयाबी मिली। इजराइल को लेकर एर्दोआन को चेतावनी देने वाली नेशनल इंटेलिजेंस एकेडमी दिसंबर 2023 में कायम की गई थी और इसकी गतिविधियां देखकर पता चलता है कि एर्दोआन इजराइल के खुफिया नेटवर्क को लेकर पिछले 2 सालों के अंदर गजब एक्टिव हुए हैं। दिसंबर 2023 को तुर्की की नेशनल इंटेलिजेंस एकेडमी का गठन हुआ और जनवरी 2024 में मोसाद का बड़ा खुफिया नेटवर्क पकड़ा गया। तब मोसाद के 34 एजेंट पकड़ने का दावा किया गया था। तुर्की अब इजराइल को लेकर बहुत आक्रामक हो रहा है और इस वक्त तुर्की को जोश दिला रहा है ये धमाका। ऐसी तबाही, ऐसा कपा देने वाला ब्लास्ट एर्दोआन ने बता दिया है कि उनका बम तैयार है। ये तुर्की का वो बम है जिसका धमाका दुनिया को तब दिखाया गया जब एर्दोआन इजराइल को चेतावनी दे रहे हैं। बम को जमीन पर एक रेल पर टेस्ट किया गया। देखिए कैसे एक रेलवे ट्रैक पर इस बम को लॉन्च किया जाता है। रफ्तार इतनी ज्यादा कि नजर आना मुश्किल है। ये उतनी ही रफ्तार है जितनी तेजी से ये आसमान से गिरता है और फिर सामने रखी 7 मीटर चौड़ी कंक्रीट दीवार पर ये धमाका करता है। अब ये वीडियो देखिए, ये बम कैसे 7 मीटर कंक्रीट की दीवार चीरकर आगे बढ़ता है। एक बंकर बस्टर की ताकत क्या होती है, ये वीडियो देखकर समझा जा सकता है। सामने रखा कंक्रीट का ब्लॉक 7 मीटर चौड़ा है और इसको भेद कर ये बम दूसरी तरफ से बाहर निकलता है। अब देखिए तुर्की के बम ने कंक्रीट के टारगेट को किस तरह तबाह किया। तुर्की का ये सुपर बंकर बस्टर बम 7 मीटर की कंक्रीट को भेद कर आगे बढ़ता है और फिर धमाका करता है। क्या ये धमाके देखकर नेतन्याहू डर जाएंगे? क्योंकि एर्दोआन की तैयारी खतरनाक नजर आ रही है। एर्दोआन के बम में इतनी आग है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस वक्त सीरिया से लेकर गाजा तक तुर्की और इजराइल आमने सामने नजर आ रहे हैं। अब देखिए एर्दोआन का दूसरा बम। इस बम को तुर्की की एयरफोर्स कैसे इस्तेमाल करेगी, इसकी तस्वीरें भी जारी की गई हैं। तुर्की ने इस बम को अपने F-16 जेट पर लगाया है और जमीन पर इसके टेस्ट भी किए गए। जब टरमैक पर खड़े एक F-16 से इस बम को रिलीज करने की प्रैक्टिस की गई। तुर्की ने 2 बम तैयार किए हैं। एक का नाम है हयालत, तुर्की की भाषा में इसे भूत कहा जाता है। दूसरे बम का नाम है गजब यानी गुस्सा। एर्दोआन पूरी दुनिया को तुर्की का बनाया गया भूत बम भी दिखा रहे हैं और गजब यानी गुस्सा भी दिखा रहे हैं। ये दोनों कन्वेंशनल यानी गैर परमाणु बम हैं। ये दोनों बंकर बस्टर बम हैं और दोनों ही करीब 1000 किलो वजन के हैं। ये दोनों ही बम बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। दोनों ही F-16 जैसे विमान से लॉन्च किए जा सकते हैं। गजब बम जिसके तुर्किश भाषा में मायने होते हैं गुस्सा। क्या ये एर्दोआन का गुस्सा है जो इजराइल पर फूटेगा? माना जा रहा है कि तुर्की के दोनों बम अब एर्दोआन को बड़े युद्ध के लिए तैयार कर चुके हैं।
तुर्की का दावा है कि गजब बम 2 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ तबाह कर देगा। यह अमेरिका के MK-84 और मार्क 84 बंकर बस्टर से 3 गुना ज्यादा ताकतवर बताया जा रहा है। नेटो देशों के मुख्य हथियारों में से एक MK-84 बम 3.5 मीटर चौड़ी कंक्रीट को भेद सकता है, जबकि तुर्की का गजब बम 7 मीटर चौड़ी कंक्रीट को चीर कर दिखा चुका है। दोनों ही बम का वजन 1000 किलो से कुछ ही कम है। दोनों को विमानों से लॉन्च किया जाता है। धमाके के दौरान गजब बम से करीब 10,000 बॉम्बलेट्स यानी विशेष घातक कण चारों तरफ फैल जाते हैं। ये कण 10 अलग अलग तरह के घातक टुकड़ों में बदलकर भयानक तबाही फैलाते हैं। गजब बम को सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री में एक क्रांति कहा जा रहा है और इसमें एर्दोआन का जोश बहुत बड़ा हुआ है। जून 2025 में तुर्की के राष्ट्रपति रजिब ताइयप एर्दोआन ने कहा था कि वो तुर्की की सेना को इतनी ताकतवर बनाना चाहते हैं कि कोई देश उस पर हमले की हिम्मत ना करे। सवाल है क्या एर्दोआन का ये मैसेज इजराइल के लिए माना जाए, क्योंकि तुर्की अब ऐसे बम और मिसाइल तैयार कर रहा है जिसके दायरे में इजराइल आराम से होगा। आखिर क्या चल रहा है तुर्की में? कुछ दिन पहले ही तुर्की ने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल दुनिया को दिखाई थी। इस्तांबुल में अंतर्राष्ट्रीय हथियार मेले में तुर्की ने वो मिसाइल दिखाई जो आवाज से 5 गुना तेज रफ्तार से हमला करती है। यह है तुर्की की टाइफून ब्लॉक 4 मिसाइल, जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसे तुर्की की मिसाइल बनाने वाली कंपनी राकेस्तान ने तैयार किया है। इस मिसाइल की रफ्तार है 6000 किलोमीटर प्रति घंटा। यह मिसाइल 1 सेकंड में 1666 मीटर की दूरी तय करती है। एर्दोआन का मूड युद्ध का नजर आ रहा है। उनकी सेना बहुत कुछ करने जा रही है। ये खतरा नेतन्याहू को भी नजर आ रहा है। ईरान के बाद अब तुर्की और इजराइल के बीच तनाव बढ़ रहा है। इजराइल में माना जा रहा है कि तेजी से उभरता हुआ तुर्की उसके लिए नया खतरा बनता जा रहा है और ये खतरा ईरान से भी बड़ा हो सकता है। एर्दोआन के नए नए बम इसकी वजह माने जा रहे हैं। पहले एर्दोआन ने तुर्की की हाइपरसोनिक मिसाइल टाइफून दुनिया को दिखाई और उसके बाद उस बम का धमाका दिखाया जो तुर्की का सबसे शक्तिशाली बम कहा जा रहा है। ये दोनों तस्वीरें न सिर्फ इजराइल बल्कि हर उस देश के लिए खतरा है जो तुर्की को अपना दुश्मन मानते हैं। इन दोनों हथियारों की चर्चा आर्मेनिया में हो रही है, इसकी चर्चा ग्रीस में भी हो रही है और इसमें तो कोई शक नहीं कि इजराइल में तो इन दोनों हथियारों का सीक्रेट पता करने का मिशन भी शुरू हो चुका होगा। गाजा को लेकर तुर्की और इजराइल के बीच तनाव बढ़ रहा है क्योंकि गाजा पर इजराइल की बमबारी के बीच इस वक्त बहुत बड़ा मानवीय संकट जारी है। इजराइल के ब्लॉकेड के बीच अब गाजा में मदद पहुंचाने के लिए आसमान का सहारा लिया जा रहा है और इसके लिए फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, जॉर्डन और संयुक्त अरब अमीरात के विमान खाने का सामान गाजा में गिरा रहे हैं। गाजा में अब तक 60,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों की तादाद 1.5 लाख तक पहुंचने वाली है। ये ऐसे आंकड़े हैं जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है। सिर्फ 24 घंटे के इजराइल के हमलों में 83 लोगों की मौत हुई, जबकि 550 से ज्यादा लोग घायल हो गए। गाजा की तबाही की हर जानकारी ट्रंप तक भी पहुंची है, क्योंकि ये तब हुआ जब ट्रंप के विशेष प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ ने गाजा का दौरा किया ताकि वहां के हालात पता चल सके। I spoke to Steve Witkoff. He had a great meeting with a lot of people, and the primary meeting was on food. And he also had some other conversations that I'll tell you about later. But he had a meeting on getting the people fed, and that's what we want. संयुक्त राष्ट्र ने गाजा का एक डराने वाला वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में फिलिस्तीनी नागरिकों को खाना बांटे जाने के दौरान गोली चलती हुई देखी जा सकती है, यानी भूख से बचने के लिए लोग गोली की बौछार के बीच जाने को मजबूर हैं। Today we went on a mission to pick up food supplies from Kerem Shalom. We faced several constraints, although they weren't as severe as they had been
previously. One of the constraints that we faced was waiting about 2.5 hours at an Israeli forces checkpoint, which by the time we were allowed to pass, we were met on the road by tens of thousands of hungry and desperate people who directly offloaded everything from the backs of our trucks. संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है कि गाजा में खाना लेते वक्त हुई गोलीबारी में 1373 लोगों की मौत हो चुकी है। इस गोलीबारी का आरोप इजराइल पर लगा है। Another constraint that we're facing is the very limited time to load the cargo, and so we are unable to secure it properly with belts or tarps, which makes it very easily fall off from the backs of the trucks, as the roads are quite rough and sometimes we have to drive at quite high speeds. गाजा में भूख वाला संकट गहराने लगा है। 2025 में मार्च से अब तक 147 से ज्यादा लोगों की मौत सिर्फ भूखमरी से हो चुकी है। इसमें 88 बच्चे थे। इस वक्त हजारों लोग मौत की चौखट पर पहुंच चुके हैं। ट्रंप भी मान चुके हैं कि गाजा में हालात बहुत भयानक हैं, जबकि इजराइल का दावा है कि ये सब झूठ है। यही वजह है कि पूरी दुनिया ईरान के साथ अरब देशों की तरफ भी देख रही है। गाजा की हालत देखकर अब ईरान के बाद नई वार्निंग इराक से भी आई है, क्योंकि गाजा की तस्वीरें सबको बेचैन कर रही है। 650 दिन के युद्ध के बीच गाजा में मौत लगातार नाच रही है। खंडहरों और कंक्रीट की तहस नहस हो चुकी बस्ती में कब, कहां और कितना बड़ा बम गिरेगा, ये सिर्फ नेतन्याहू जानते हैं। गाजा पर सैकड़ों किलो का बम जब गिरता है तो ऐसा धमाका होता है और फिर होता है हाहाकार। इराक में आयतुल्ला अली सिस्तानी ने अरब और इस्लामिक देशों से कहा है कि गाजा में बच्चों, बीमारों और बुजुर्गों को नहीं बख्शा जा रहा। अरब और इस्लामिक देश इजराइल को रोके और गाजा के लोगों तक मदद पहुंचाए। आयतुल्ला अली सिस्तानी इराक में सबसे बड़े धर्मगुरु हैं और उनका दर्जा ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनी से कम नहीं। सवाल है कि आगे क्या होगा। जून में हुई 12 दिन की जंग के बाद अब अगस्त में ही युद्ध का नया अलार्म बजने लगा है, क्योंकि बमबारी के बाद अब गाजा पूरी तरह भूख की गिरफ्त में है। So these constraints have to be addressed. Access must be expanded. Much more food needs to be entering, and many more supplies have to be entering on a regular basis, so that communities have the confidence that supplies are coming and that they will be receiving them and that they will be distributed properly. इस बार इजराइल और ईरान के युद्ध की वजह परमाणु अड्डे नहीं, बल्कि गाजा बन सकता है नई जंग का बड़ा ट्रिगर। गाजा के हालात बता रहे हैं कि इस बर्तन में खत्म हो चुके खाने की तरह अब फिलिस्तीन को लेकर ईरान के साथ साथ यमन की भी बर्दाश्त करने की गुंजाइश खत्म होने जा रही है। ईरान और इजराइल के बीच इस बार युद्ध हुआ तो अमेरिका भी कुछ नहीं कर पाएगा। ये बात डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ईरान भी बहुत अच्छी तरह जानता है कि इजराइल अपने फाइटर जेट फिर से तैयार कर रहा है। खबर पक्की बताई जा रही है, क्योंकि पश्चिम एशिया में नया खौफ बहुत बड़े सवालों के साथ पैर पसार रहा है। क्या इजराइल और ईरान का युद्ध फिर शुरू होने जा रहा है? क्या हमला अगस्त महीने में ही किसी भी वक्त शुरू हो सकता है?